ऐप 52 हिंदी अध्याय 271 अध्याय 176 जियाओबाई का पांचवा वंश शुद्धिकरण। प्रारंभिक स्तर पर उन्नत कौशल विकसित करना बहुत कठिन है। अनंत धिक्कार दानव हॉर्न की तरह हालांकि वाइट हर दिन कड़ी मेहनत करता है, फिर भी सफलता का कोई संकेत नहीं है। लिन चेन जल्दी में नहीं है, आखिरकार स्तर में वृद्धि केवल कुछ स्तरों की है। इस बार वाइट काफी देर तक सोता रहा, पूरा दिन और पूरी रात। जब वह जागा तो लिन चेन और अन्य लोग खाना खा रहे थे। चिपचिपा पदार्थ। छोटी लोमड़ी ने सबसे पहले वाइट को जागते हुए देखा और जोर से चिल्लाई। लिन चेन तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके पास चला गया और वाइट ने अपनी आंखें खोली। पहले नहा लो फिर कुछ खा लो, लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुंह। वाइट ने सिर हिलाया। हालांकि वह वास्तव में लिन चेन को तुरंत अपने परिवर्तन दिखाना चाहता था, लेकिन इतने लंबे समय तक सोने के बाद वह भूख से मर रहा था। वाइट गंभीरता से स्नान करने चला गया और फिर लिन चेन के पास आने से पहले जल्दी से कुछ खाया। हालांकि यह लिन चेन की पहली दिन की जांच नहीं थी, फिर भी हर शुद्धिकरण आश्चर्य लेकर आता था। उसने उत्सुकता से अपना हाथ उठाया और वाइट के सिर पर रख दिया। हुई आत्मा जानवर। स्तर 30। कौशल 1 आयरन हॉर्न इम्पैक्ट दिव्य ज्ञान। कौशल 2 आत्मा को शांत करने वाला खुर दिव्य ज्ञान। कौशल 3 बर्बर रक्तरेखा पूर्णता। कौशल 4 अनंत धिक्कार दानव सींग महारत। लिन चेन ने तुरंत अपने अंदर आश्चर्य को महसूस किया। बर्बर रक्तरेखा इतने लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद अंततः पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच गई। लिन चेन बहुत खुश था। वाइट के अन्य स्तर ऊंचे होते जाने के साथ साथ वाइट पर बोझ भी भारी होता गया, जो अन्य भागों के बराबर है, लेकिन इंजन नहीं चल पा रहा है। बर्बर रक्तरेखा इंजन है। लिन चेन वास्तव में परफेक्शन रियल में बर्बरिक रक्तरेखा की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, जो कि श्वेत के लिए टियर 4 शक्ति है, लेकिन लिन चेन ने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि पिछला निशान यंग मास्टर किन द्वारा टियर 3 पर डाला गया था और लिन चेन को यकीन नहीं था कि इस सफलता के बाद वाइट ने निशान को फैला दिया है या नहीं। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए लियुगु को देखने के लिए स्पिरिट अकादमी में वापस लौटना बेहतर था। इसके बाद अनंत धिक्कार दानव हॉर्न था। इस कौशल को प्राप्त करने के बाद से वाइट के आयरन हॉर्न इम्पैक्ट में गुणात्मक परिवर्तन आया है। लिन चेन को हमेशा लगता था कि अनंत धिक्कार वाले दानव हॉर्न पर काले दिव्य पैटर्न इतने सरल नहीं थे। लिन चेन जल्दी में नहीं था और उसने वंश में परिवर्तन का अवलोकन करना शुरू कर दिया। प्रमुख वंश हुई स्पिरिट बीस्ट 20.66%, क्लोवहॉर्न बीस्ट 1.55%, स्पिरिट रूइंस ऑक्स 16.35%। छिपी हुई रक्तरेखा 46.0954%। प्रदूषित रक्तरेखा 15.3446%। इस बार रूपांतरण दक्षता 46% थी, जिससे छिपी हुई वंश रेखा में 23% की वृद्धि हुई तथा सब कुछ नियंत्रण में था। लिन चेन का मानना था कि इतनी उच्च शुद्धता वाली रक्त रेखा के साथ अगला विकास कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सारा डेटा रिकॉर्ड करने के बाद लिन चेन ने वाइट से कहा, कौशल 4 को सक्रिय करें, देखते हैं कि कोई बदलाव होता है या नहीं। मुंह। वाइट ने सिर हिलाया। इस समय तक बड़े सफेद भालू ने लकड़ी का खंभा तैयार कर लिया था। मुंह। 10 मीटर की दूरी से श्वेत ने अपना सिर उठाया, आकाश की ओर दहाड़ा और फिर अनंत धिक्कार दैत्य सींग को सक्रिय किया। जैसे जैसे सींग और अधिक काला होता गया, काले दिव्य पैटर्न एक बार फिर सींग पर नृत्य करने लगे। लेकिन इस बार दिव्य पैटर्न में आश्चर्यजनक रूप से कुछ सुनहरी चमक थी। यह क्या है? लिन चेन ने मुश्किल से निगला, क्योंकि उसने इन काले सोने के दिव्य पैटर्न की असाधारण प्रकृति को महसूस किया। जब उसने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, तो काले सुनहरे दिव्य पैटर्न फैलने लगे, जो न केवल पूरे सींग को ढक रहे थे, बल्कि माथे तक फैल रहे थे। लिन चेन इसके परिवर्तन से आश्चर्यचकित था, लेकिन वे काले सुनहरे दिव्य पैटर्न माथे को ढकने के बाद त्वचा के नीचे छिप गए और अंततः गायब हो गए। लिन चेन को एहसास हुआ कि यह संभवतः तथाकथित तीसरे चरण का अनंत धिक्कार दानव सींग था। वाइट ने तेजी से आगे बढ़ते हुए आयरन हॉर्न इम्पैक्ट शुरू कर दिया। लिन चेन की नजरें लकड़ी के खंभे पर टिकी थीं, उसे पल भर में टूटते हुए देख हमले की शक्ति पहले से काफी बेहतर हो गई थी। ये देखने के बाद लिन चेन बहुत खुश हुआ, ये सोचकर कि समय के संदर्भ में अनंत लानत दानव हॉर्न की रक्षात्मक तोड़ने की क्षमता निश्चित रूप से अब मजबूत थी। अब इसे टियर 3 रक्षा भंग करने वाला माना जा सकता है। ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत सस्ती है। इस आसान प्राकृतिक उपाय ने मुझे दिलाई डायबिटीज से राहत।
हालांकि लिन चेन को अभी भी हल्का सा महसूस हो रहा था कि अनंत धिक्कार दानव सीन की शक्ति इससे कहीं अधिक हो सकती है। ओह, ये काफी संतोषजनक है। आखिरकार ये तो एक छोटे से क्षेत्र में उन्नति थी। लिन चेन लालची व्यक्ति नहीं था। अब समान स्तर के आत्मिक जानवरों की तुलना में व्हाइट को निस्संदेह असामान्य कहा जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि व्हाइट का पांचवां कौशल क्या होगा। लिन चेन बहुत उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहा था। श्वेत को इतनी जल्दी शुद्ध करने का कारण पूरी तरह से यह आशा थी कि श्वेत का पांचवां कौशल बेहतर कौशल में विकसित हो सकता है, जैसे लिटिल फॉक्स का हृदय दहन अग्नि नियंत्रण, जो दिव्य कौशलों में एक दिव्य कौशल है। बेशक व्हाइट का अनंत धिक्कार दानव हॉर्न भी बहुत मजबूत है। आखिरकार रक्षा तोड़ना वह चीज है जिसकी व्हाइट को सबसे अधिक आवश्यकता है। जहां तक संयुक्त कौशल का प्रश्न है, व्हाइट ये काम स्वयं कर सकता था। व्हाइट भी अपने परिवर्तन से बहुत संतुष्ट था। वास्तव में वह टियर 4 बारबेरिक ब्लडलाइन का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन वह लिन चेन को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी चिंतित था। इसलिए बाद में अकादमी में इसे आजमाने में बहुत देर नहीं होगी। आने वाले समय में व्हाइट ने अपने कौशल को निखारना शुरू कर दिया और लिटिल फॉक्स की बारी थी स्तर बढ़ाने की। ये छोटी लोमड़ी अब ऊपर उठने का सपना भी देखने लगी थी, लेकिन उसकी नींव लगातार बेहतर होती जा रही थी, इसलिए ऊपर उठने में कोई समस्या नहीं थी। लिटिल फॉक्स के लिए लिन चेन की योजना स्तर 25 थी। एक बार जब लिटिल फॉक्स स्तर 25 पर पहुंच गया तो उसे चौथे रक्तरेखा शुद्धिकरण से गुजरना होगा। व्हाइट की तरह लिटिल फॉक्स के पास भी प्रदूषित रक्त की कमी थी और उसे पुनः पूर्ति की आवश्यकता थी। वर्तमान में लिटिल फॉक्स की रक्तरेखा है। प्रमुख वंश फ्लेम फॉक्स 55.0932%, फ्लेम फॉक्स 1.1%, छिपी हुई रक्तरेखा 25.2%, प्रदूषित रक्तरेखा 18.6068%। ये रक्त रेखा शुद्धिकरण को बमुश्किल ही समर्थन दे सकता है, लेकिन प्रदूषित रक्त रेखा को प्राथमिकता देना कोई मुद्दा नहीं है। पलक झपकते ही एक और महीना बीत गया और लिटिल फॉक्स अंततः सफल हो गया। अब वह स्तर 24 पर है। जियाओबाई का पांचवां वंश शुद्धिकरण भाग 2। लिन चेन इससे काफी संतुष्ट थे। प्रगति के आधार पर लिटिल फॉक्स के लिए अपना लक्ष्य पूरा करना पूरी तरह संभव था। अब ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि जियाओबाई अंतिम समय में लेवल 31 तक पहुंच सकती है या नहीं। महीने के अंत में बायलिंग ने आकर लिन चेन को बताया कि आत्मा का झरना अब काम करने योग्य नहीं है। इसे आपदा भक्षण करने वाले जानवर ने फिर से सूखा दिया है और उसने एक और झरना खोजने की योजना बनाई है। लिन चेन ने सहमति जताते हुए कहा, वैसे भी यहाँ बहुत सारे स्पिरिट स्प्रिंग्स हैं, उनका उपयोग न करने का कोई मतलब नहीं है। लिन चेन ने कभी नहीं सोचा था कि आपदा भक्षण करने वाला जानवर संसाधनों को बर्बाद कर रहा था, और अब लिन चेन की नज़र में बायलिंग के 3 आत्मिक जानवरों में से आपदा भक्षण करने वाला जानवर सबसे उपयोगी था। लिन चेन का मानना था कि आपदा भक्षण करने वाले जानवर के बिना बायलिंग के पास अन्य 2 आत्मिक जानवर नहीं होंगे। तुम थोड़ी देर और इंतजार क्यों नहीं करते? लिन चेन को वह अनजान जगह ही याद आ गई। अब जब यूनिकॉर्न यहाँ था तो वह वास्तव में इसे देखना चाहता था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वहां कोई खतरा नहीं होगा। सबसे पहले विपत्ति भक्षी जानवर रास्ता दिखा रहा था और यह हमेशा अच्छी दिशा में ले जाता था। दूसरी बात, अगर सचमुच कोई खतरा होता तो लिन चेन पहले 2 बार ही गिर चुका होता। उसने बात नहीं छिपाई और बायलिंग को इसके बारे में बताया। बायलिंग ने जब ये सुना तो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि वह कोशिश करने के लिए उत्सुक थी। अक्सर बीमार रहने वाली इस लड़की के दिल में हमेशा एक साहसिक सपना रहता था, अन्यथा वह उस दिन जूक्सिंग शहर में नहीं आती। पलक झपकते ही एक बार फिर अमावस्या की रात आ गई। जब चांद निकला तो वह विशाल कांस्य वृक्ष पुनः प्रकट हुआ। रास्ता दिखाओ, लिन चेन ने आपदा भक्षी जानवर से कहा। आपदा भक्षण करने वाला जानवर तुरंत आगे बढ़ गया, जबकि लिन चेन और बायलिंग जल्दी से उसके पीछे चले गए। स्पिरिट अकादमी। झूटोंग और ताओवादी झांग शतरंज खेल रहे थे और लियुगू सामने के दरवाजे से अंदर आया। क्या बायलिंग अंदर गया? झूटोंग ने पूछा। लियुगू ने सिर हिलाया। विकास कैसे हुआ? झूटोंग ने फिर पूछा। उम्मीद से ज्यादा मजबूत। लियुगू द्वारा स्थिति समझाने के बाद दोनों बेहद हैरान हुए। उसने अपने पहले विकास के दौरान ही फीनिक्स कर्मअग्नि को जागृत कर दिया। दाओवादी झांग ने शतरंज के मोहरे को हवा में ही रोक दिया और अविश्वास से लियुगू की ओर देखा। फीनिक्स कार्मिक अग्नि को दिव्य ज्ञान क्षेत्र तक पहुंचने के बाद ही कार्मिक अग्नि कहा जा सकता है।
लेकिन ये फीनिक्स के विशिष्ट कौशलों में से एक है जिसमें भयानक शक्ति है। ताओवादी झांग बायलिंग के मामलों से अवगत था, हालांकि झू टोंग ने मूल रूप से उसे बताने का इरादा नहीं किया था, लेकिन चूंकि ताओवादी झांग को पता था कि झांग जिन ने कुछ बार दौरा किया था, वह मोटे तौर पर समझ सकता था। वह लड़की वहां कोई परेशानी तो पैदा नहीं करेगी, है ना? दाओवादी झांग ने चिंतित होकर कहा। क्या मुसीबत हो सकती है? क्या अमर जानवर फिर से जिंदा हो सकता है? लियू गू ने असहज होकर कहा, पिछली दुर्घटना जरूरी नहीं कि बायलिंग से जुड़ी हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। ताओवादी झांग ने अपना मुंह हिलाया, बस ये कहने ही वाला था कि वह इतने सालों से नए छात्र मूल्यांकन सलाहकार है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और इस साल सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुई। लेकिन तभी झूटोंग ने समय से पहले कहा, क्या आपको वह पिछला छात्र याद है जिसने कहा था कि उन्हें वहां स्तर 6 का स्पिरिट स्प्रिंग मिला था? लियू गू को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन ताओवादी झांग ने कहा, मुझे याद है, वह छात्र दिव्य राजधानी की किसी बड़ी शक्ति से प्रतीत होता था और संकुचित आत्मा जानवर एक आत्मा ड्रैगन की ओर विकसित होता प्रतीत होता था। आत्मा ड्रैगन। यद्यपि लियू गू ने राष्ट्रीय गुरु की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह जानता था कि आत्मा ड्रैगन राष्ट्रीय गुरु के प्रतिनिधि आत्मा जानवरों में से एक था। मुझे ये भी याद है कि उन्होंने हमें बताया था कि उन्हें वहां एक नई दुनिया मिली, लेकिन दुर्भाग्य से वे वहां तक नहीं पहुंच सके। दाओवादी झांग ने कहा, बाद में हम भी इसका सर्वेक्षण करने गए, लेकिन हमें कोई तथाकथित नई दुनिया नहीं मिली जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। डीन, आपने अचानक ये बात क्यों कही? क्या आपको कुछ याद आया? क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर कोई महान दानव बंद हो? झूटोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, झांग जिन का कहना है कि राष्ट्रीय उपदेशक की नियुक्ति लोगों द्वारा नहीं, बल्कि स्वर्ग द्वारा की जाती है। आपका क्या मतलब है? यदि कोई दुर्घटना भी हो जाए और बायलिंग वहां से न गुजर सके, तो इसका अर्थ यह है कि वह स्वर्ग द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय गुरु नहीं है। झूटोंग ने कहा, अब वह जो कुछ झेल रही है, वह न केवल उसकी अपनी नियति है, बल्कि कैंगलिंग प्राचीन देश की भी नियति है। ... जब विशाल कांस्य वृक्ष प्रकट हुआ तो उसके साथ सफेद धुंध भी प्रकट हुई। जियाओबाई ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया और जल्द ही वे फिर से लेवल 6 स्पिरिट स्प्रिंग के पास से गुजरे। इस बार लिन चेन के पास अनुभव था और वह सीधे आगे चला गया। बिना ये जाने कि वे कितनी देर तक चले, अंततः वे हवाई दीवार के सामने पहुंच गए। क्या ये यहाँ है? बायलिंग ने उत्सुकता से पूछा। उसे कोई हवा वाली दीवार दिखाई नहीं दी, इसलिए उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन लिन चेन को आश्चर्य हुआ, बायलिंग हवा की दीवार को बिल्कुल भी नहीं छू सकी, उसका हाथ सीधे अंदर चला गया। लिन चेन भी छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक अजीब बात हुई। बायलिंग का हाथ अंदर चला गया, लेकिन उसका हाथ अभी भी हवा की दीवार से अवरुद्ध था। अंदर मत जाओ, लिन चेन ने सहजता से कहा। उसके पास अभी भी कुछ युद्ध शक्ति थी, लेकिन बायलिंग की युद्ध शक्ति कमजोर थी। अगर बायलिंग को कुछ हो गया तो उसके लिए लियूगू को समझाना मुश्किल होगा। हालांकि वह बोलने में एक कदम बहुत देर कर चुका था, बायलिंग को किसी बल द्वारा खींचा गया प्रतीत हुआ और उसका पूरा व्यक्तित्व गायब हो गया। लिन चेन ने जल्दी से लाल पंख वाले मुर्गे की ओर देखा और कहा, जल्दी से तुम भी अंदर आओ और देखो। लाल पंख वाला चिकन आगे की ओर कूदा और सचमुच अंदर चला गया। इसके तुरंत बाद विपत्ति भक्षी जानवर भी कूद पड़ा। जादुई रूप से, हालांकि आपदा भक्षी जानवर पहले प्रवेश नहीं कर सका था, वह प्रवेश करने में सफल रहा। तीसरा था यूनिकॉर्न, जो भी पीछे आना चाहता था और सीधे कूद गया। बाम! वह सीधे उछलकर जमीन पर गिर पड़ा, अपने सींग को ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक रह गया, फिर भी पूछा, जियो, ये देखने की कोशिश करो कि क्या तुम अंदर जाने के लिए हॉर्न का उपयोग कर सकते हो। यूनिकॉर्न ने तुरंत अपना कौशल शुरू कर दिया, जिससे अंतरिक्ष की शक्ति सक्रिय हो गई। लेकिन उसके सामने कुछ नहीं हुआ। लिन चेन शर्मिंदा था। तथाकथित यूनिकॉर्न अंतरिक्ष में अच्छा है, ये बेकार है। लिन चेन ने आह भरी, लेकिन वह मोटे तौर पर समझ गया कि यूनिकॉर्न के न पहुंच पाने का कारण यह था कि वह अभी भी बायलिंग का अनुबंधित स्पिरिट बीस्ट नहीं था। मुख्य व्यक्ति वास्तव में वह है। लिन चेन समझ नहीं सका, लेकिन अगर वह अंदर नहीं जा सकता था, तो उसके पास बाहर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लगभग एक रात इंतजार करने के बाद भी लिन चेन को बायलिंग दिखाई नहीं दी। लिन चेन थोड़ा चिंतित था, सफेद धुंध को देखकर सोच रहा था कि यह अभी तक क्यों नहीं छंटा है। हालांकि सफेद धुंध यहीं रुकी रही।
क्या ये हो सकता है कि यह सफेद धुंध बाय लिंग का इंतजार कर रही है? लिन चेन के दिल में एक और अनुमान था। एक और रात इंतजार करने के बाद भी उसे बाय लिंग नहीं दिखी। अंततः लिन चेन को अपने अनुमान पर यकीन हो गया कि यह असामान्य घटना शायद बाय लिंग के आने का इंतजार कर रही है। ये सोचकर लिन चेन अब चिंतित नहीं था। बाय लिंग की किस्मत हमेशा अच्छी रही है और यहाँ कोई खतरा नहीं होना चाहिए। चलो, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौटते हैं और लेवल 6 स्पिरिट स्प्रिंग की शक्ति का आनंद लेते हैं। लिन चेन ने इस पर विचार किया, अपने मन को शांत किया, कुछ घंटे बिताए और अंततः लेवल 6 स्पिरिट स्प्रिंग पर लौट आए। जियाओबाई और छोटी लोमड़ी इसमें कूद पड़े और निश्चित रूप से उनकी साधना की गति बढ़ गई। जियो जियो, तुम भी, लिन चेन ने संकेत दिया। लेकिन यूनिकॉर्न इतना आलसी था कि वह अंदर जाना नहीं चाहता था। अंततः लिन चेन ने उसे पकड़ लिया और अंदर फेंक दिया, फिर जियाओबाई ने उसे कसकर पकड़ लिया। इतना आलसी, मैंने तुमसे ज्यादा आलसी कोई नहीं देखा। लिन चेन अवाक था, वह वहीं बैठा हुआ उस दिशा को देख रहा था जहां बाय लिंग और अन्य लोग गए थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बाय लिंग वापस नहीं लौटा और आत्मा झरना गायब नहीं हुआ। लिन चेन को एहसास हुआ कि इस बार सफेद धुंध शायद गायब नहीं होगी। लेकिन बाय लिंग अंदर क्या कर रहा था? ... पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। स्तर 6 आत्मा वसंत के पोषण के तहत साधना की गति आसमान छू गई। लिन चेन ने खुद यह उम्मीद नहीं की थी कि लेवल 6 स्पिरिट स्प्रिंग को संरक्षित करने का तरीका बायलिंग की उपस्थिति बन जाएगा। लिन चेन को पूरा यकीन था कि बायलिंग, जैसा कि उन उपन्यासों में लिखा गया है, भाग्य की संतान थी। इससे लिन चेन को ईर्ष्या हुई। आमतौर पर ऐसा व्यक्ति सिर्फ सोकर ही अपना स्तर ऊपर उठा सकता है। क्या उसके पास भी कोई सिस्टम या कुछ हो सकता है? लिन चेन ने सोचा। अंत में उन्होंने स्वयं इस संभावना से इनकार कर दिया। बायलिंग का भाग्य आपदा भक्षण करने वाले जानवर से आया था। अगर कोई प्रणाली है तो वह प्रणाली आपदा भक्षण करने वाला जानवर होगी। 1 महीना बीत गया। जियाओबाई 1 अर्चन तक नहीं पहुंची थी, लेकिन जियाओ होंग 1 अर्चन तक पहुंच गया और उसने लिन चेन को बताया कि यह स्तर ऊपर आने वाला था। आप सचमुच स्तर बढ़ा सकते हैं, लिन चेन ने शर्मिंदा होकर कहा। इससे पहले लिन चेन ने सोचा था कि यह एक मजाक था कि लिटिल फॉक्स का स्तर जियाओबाई से आगे निकल जाएगा, लेकिन अब उसने सोचा कि यह बहुत संभव था। ग्रक, छोटी लोमड़ी ने आवाज निकाली, अपनी आंखें बंद कर ली और ऊपर जाने पर ध्यान केंद्रित करने लगी। लिन चेन ने फिर से अज्ञात कोहरे की ओर देखा। 1 महीना बीत चुका था और बाय लिंग अभी भी बाहर नहीं आई थी। क्या उसे वास्तव में वहां किसी खतरे का सामना करना पड़ा होगा? बाय लिंग की आकस्मिक मुलाकात प्रबुद्ध विपत्ति भाक्षी जानवर से। आकाशीय राजधानी, राष्ट्रीय मास्टर संस्थान, झोंग नान और झांग जिन प्रांगण में बैठे थे और झांग जिन कैंगलिंग प्राचीन देश में हाल की घटनाओं पर रिपोर्ट दे रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... इस साल के बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में शिक्षक किसका समर्थन कर रहे हैं? झांग जिन ने पूछा। जानवरों से लड़ने वाला सम्मेलन। झोंग नान ने एक पल सोचा और कहा, पिछले साल के सम्मेलन में मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। इसका दोष आप पर कैसे लगाया जा सकता है, गुरुजी? झांग जिन ने तुरंत कहा। 4 साल पहले हम तीसरे स्थान पर थे। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि मेरा समय खत्म हो रहा है। झोंग नान ने कहा। गुरुजी, भाग्य ही राष्ट्र की दिशा है, वह मौलिक नहीं है। झांग जिन ने कहा, प्रतिभा मौलिक है। ये सुनकर झोंग नान केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अचानक आसमान से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। झांग जिन ने ऊपर देखा तो पाया कि पहले धूप से भरा आसमान अब बहुत ज्यादा धुंधला हो गया था। क्या अजीब मौसम है, यूं ही बदल रहा है। टीचर, बारिश होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं, झांग जिन ने कहा। बारिश नहीं होगी, झोंग नान ने भी ऊपर देखा लेकिन ऐसा कहा। झांग जिन ने स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास किया, क्योंकि इससे पहले अगर झोंग नान ने कहा था कि बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। लेकिन कुछ ही सेकंड में अचानक भारी बारिश होने लगी और यह और भी तेज होती गई। झांग जिन ने जल्दी से झोंग नान को अंदर धकेल दिया, लेकिन उसे यह कहते सुना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या कहा आपने? झांग जिन ने ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन वास्तव में उसने स्पष्ट रूप से सुना। झोंग नान ने अपनी बात दोहराई नहीं, बस आसमान की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, बारिश हमेशा रुक जाएगी। ... छोटी लोमड़ी के उन्नत होने के बाद लिन चेन ने उससे खेती करने से रोक दिया तथा इसके स्थान पर उसे अपने कौशल को निखारने के लिए तैयार किया।
लिन चेन ने पहले ही प्रदूषित रक्तरेखा का एक नमूना तैयार कर लिया था। स्टार डोम बीस्ट। प्रदूषित रक्तरेखा 47%। छिपी हुई रक्तरेखा के नमूने खोजना कठिन है, लेकिन प्रदूषित रक्तरेखा के नमूने बहुतायत में हैं। निकालने के बाद लिन चेन को डेटा मिला। रूपांतरण दक्षता 55%। खतरे के कगार पर, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं। फिर लिन चेन ने छोटी लोमड़ी को प्रदूषित रक्तदान देना शुरू कर दिया। वास्तव में लिन चेन भी बहुत भावुक हो गया था। पहले उसने सोचा था कि छोटी लोमड़ी का रक्त बहुत प्रदूषित है, उपयोग करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। आधे दिन की नींद के बाद छोटी लोमड़ी ने सफलतापूर्वक अपने प्रदूषित रक्तरेखा डेटा को बढ़ा लिया। प्रदूषित रक्तरेखा 44.4568%। जियाओबाई की तरह प्रदूषित रक्तरेखा को शुद्ध करने से कोई उत्परिवर्तित प्रभाव नहीं दिखा। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए आधा महीना बीत गया, फिर भी लिन चेन ने अभी भी बाइलिंग की उपस्थिति नहीं देखी। हालांकि जियाओबाई ने लिन चेन की योजना से पहले ही 31वें स्तर तक पहुंच लिया। वाह, बहुत बढ़िया। लिन चेन खुश हुआ। ये छठे स्तर का स्पिरिट स्प्रिंग वाकई बहुत शक्तिशाली था। उसने जियाओबाई की हालत देखी और फिर कहा, जियाओबाई, तुम्हें और अधिक साधना करने की आवश्यकता नहीं है। कौशल निखारने पर ध्यान केंद्रित करो। इस सत्र में जियाओबाई ने 3 स्तर हासिल किए, जिससे लिन चेन पहले ही संतुष्ट हो गया। जियाओबाई का स्तरीकरण मुख्य रूप से तेज नहीं था क्योंकि इसकी नींव मजबूत थी। जियाओबाई अपने सीन को तेज करने के लिए चला गया। यूनिकॉर्न आलसी था और भले ही लिटिल कीट राजा को स्नान करना पसंद था, ये स्पिरिट स्प्रिंग सिर्फ एक स्पिरिट बीस्ट के लिए बहुत ज्यादा असाधारण था। ठीक है, तुम भी अंदर जाओ। लिन चेन ने छोटी लोमड़ी को घूरते हुए देखा और असहाय होकर कहा। भू। इस बार छोटी लोमड़ी काफी सिद्धांतवादी थी तथा उसने स्पिरिट स्प्रिंग में प्रवेश करने से पहले एक और दिन कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया। ... समय उड़ता गया और लगभग 1 सप्ताह बीत गया। अब गिनती करने पर पता चला कि लगभग 2 महीने हो चुके थे और लिन चेन को फिर से चिंता होने लगी। हालांकि चिंता करना व्यर्थ था क्योंकि वह उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। कुछ सोचने के बाद उसने यूनिकॉर्न से पूछा, जियो, तुम जगह का वह हिस्सा क्यों नहीं खोल सकते? यूनिकॉर्न ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे पता नहीं था। उसने लिन चेन को बताया कि वह स्थान बंद सा लग रहा था और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। 3 दिन और बीत गए और अंततः बाइलिंग प्रकट हुआ। वह पहले जैसी ही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन लिन चेन ने देखा कि आपदा भक्षण करने वाले जानवर का वजन बढ़ गया था, जबकि लाल पंख वाले मुर्गे में थोड़ा बदलाव दिखा। क्या तुम ठीक हो? लिन चेन ने पूछा। बाइलिंग ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह बोलने वाली थी, सफेद धुंध छट गई और लिन चेन और बाइलिंग एक खुले मैदान में रह गए। आसमान की ओर देखने पर पता चला कि वहां कोई चांद नहीं था, केवल तपता हुआ सूरज ही चमक रहा था। लिन चेन के पूछने पर बाइलिंग जमीन पर बैठ गया और अंदर जो कुछ हुआ था उसे बताना शुरू कर दिया। उसने लिन चेन को बताया कि अंदर का नज़ारा बाहर से बिल्कुल अलग है। उजाड़ होने के बावजूद वहां कई बड़े पहाड़, जंगल और घास के मैदान थे, हालांकि वे सब जर्जर और टूटे हुए थे। कुछ पर्वतों का एक किनारा छूट गया तथा कुछ नदियां बीच में से अलग हो गईं। क्या ये बड़ा है? लिन चेन ने पूछा। मैं असल में ज्यादा दूर नहीं गया था, बाइलिंग ने थोड़ा अजीब सा कहा। अंदर जाने के कुछ देर बाद ही मैंने एक विशालकाय राक्षसी कंकाल देखा। एक विशाल राक्षस जानवर का कंकाल? कितना बड़ा? लिन चेन ने पूछा। बाइलिंग ने चारों ओर देखा, दूरी पर एक पहाड़ देखा और उसकी ओर इशारा किया। क्या आप कह रहे हैं कि आपने 300 से 400 मीटर ऊंचा कंकाल देखा? लिन चेन ने अविश्वास में कहा। आत्मा जानवर विशाल हो सकते हैं, लेकिन 300 से 400 मीटर ऊंचा जानवर भी विशालकाय होगा। जानवरों को वश में करने वाले खजाने की नियमावली में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है, बाइलिंग ने गंभीरता से कहा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जियू और दूसरों से पूछ सकते हैं। और फिर लिन चेन ने बाइलिंग पर भरोसा किया। बाइलिंग कभी झूठ बोलने में माहिर नहीं था। इसके बाइलिंग के पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था। तब शिया ने अचानक हिलना बंद कर दिया, आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गया और साधना करने लगा। लिन चेन ने विपत्ति भक्षी जानवर की ओर देखा। बाइलिंग ने लिन चेन को यह भी बताया कि उसके इतनी देर से बाहर आने का एक बड़ा कारण यह था कि आपदा भक्षण करने वाला जानवर एकांत में रहता था। बाइलिंग की आकस्मिक मुलाकात, विपत्ति भक्षी जानवर का ज्ञानोदय भाग 2।
ज्ञान प्राप्त हुआ। लिन चेन आश्चर्यचकित हुआ, फिर विपत्ति भक्षी जानवर की ओर मुड़ा और बोला, शियु शियु, तुमने किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया, मुझे दिखाओ। विपत्ति भक्षी जानवर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और लिन चेन को थोड़ा पीछे हटने का संकेत दिया। लिन चेन ने सोचा कि क्या ये सचमुच रूपांतरित हो गया है, और तभी आपदा भक्षण करने वाले जानवर ने दूर स्थित एक चट्टान की ओर अपना विशाल मुंह खोल दिया। तभी कुछ जादुई हुआ। ऐसा लगा जैसे चट्टान अपने आप उड़कर ऊपर आ गई हो, मानो उसे अंदर खींच लिया गया हो। शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, केवल दूर से वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता। बाय लिंग ने स्वयं इसे आजमाने के बाद लिन चेन को समझाया। लिन चेन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने पहले कभी आपदा भक्षक जानवर के पास इस क्षमता के बारे में नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था कि यह विपत्ति भक्षी जानवर सचमुच विकसित हो गया था। ऐसा लगता है कि यह अवसर विपत्ति भक्षी जानवर के लिए था। बाय लिंग, क्या तुम्हें अभी भी उस कंकाल का रूप याद है? लिन चेन ने पूछा। ओम, बाय लिंग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे कुछ कुछ याद है। लिन चेन बहुत खुश हुआ और बाय लिंग ने एक छड़ी उठाई और जमीन पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने चित्र बनाया, लिन चेन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। यद्यपि बाय लिंग का चित्र वास्तविक लग रहा था, फिर भी यह बताना असंभव था कि यह किस प्रकार का आत्मिक जानवर था। लेकिन 300 से 400 मीटर लंबा एक राक्षस जानवर, भले ही इसे सही ढंग से खींचा गया हो, लिन चेन अभी भी इसे पहचान नहीं पाएगा। छोड़ो भी, लिन चेन ने सिर हिलाया और उसे पहचानने का विचार छोड़ दिया। फिर उसने पूछा, क्या चांद पर कोई पेड़ था? हाँ, हमेशा वहां, बाय लिंग ने आश्चर्य से उत्तर दिया, और वहां हमेशा चांदनी रात होती है, कभी दिन नहीं होता। ... लिन चेन ये सुनकर मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। वह वास्तव में अंदर जाकर देखना चाहता था, लेकिन जाहिर है वह ऐसा नहीं कर सका। अब समय आ गया है, हमें वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए, लिन चेन ने कहा। बाय लिंग ने सहमति में सिर हिलाया। दरअसल इस बार उसने ज्यादा खेती नहीं की। लाल पंख वाला मुर्गा मुख्य उपकारक माना जाता था, लेकिन उसे स्पिरिट स्प्रिंग का लाभ नहीं मिला। हालांकि बाहर भी बाय लिंग के पास स्पिरिट स्प्रिंग के पानी की कमी नहीं थी। जाने से पहले लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा और अंत में कहा, बाय लिंग, कोशिश करो कि अंदर जो हुआ उसके बारे में दूसरों को न बताएं। यह तथ्य कि केवल बाय लिंग ही प्रवेश कर सकता था, अपने आप में अजीब था। चूंकि बाय लिंग इसे समझा नहीं सकता था, इसलिए इसे प्रसारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो बाय लिंग के लिए फायदेमंद नहीं होता। ठीक है, बाय लिंग ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी पूछा, क्या मैं शिक्षक को बता सकता हूं? जरूर, लिन चेन ने सिर हिलाया। लियू गु उनके प्रति बहुत दयालु थे, विशेष रूप से बाय लिंग के प्रति। तो फिर अच्छी बात है। लिन चेन को सहमत देखकर बाय लिंग खुशी से मुस्कुराए। वह दूसरों की परवाह नहीं करती थी, लेकिन वह लियू गु को धोखा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। उस दिन लिन चेन स्पिरिट अकादमी लौटने की तैयारी कर रहा था। दूसरे छात्रों के उलट लिन चेन को प्रवेश द्वार तक जाने की जरूरत नहीं थी, उसे बस एक जगह खोलने के लिए यूनिकॉर्न की जरूरत थी। लिन चेन ने इस बार काफी बढ़त हासिल की थी। ज़ियाओबाई लेवल 3 तक आगे बढ़ गया था, लिटिल फॉक्स लेवल 4 तक आगे बढ़ गया था, और पिछले 10 दिनों में लिटिल फॉक्स भी एक अर्चन तक पहुंच गया था। इसका मतलब था कि छोटी लोमड़ी जल्द ही स्तर 5 तक पहुंचने वाली थी। चलो वापस चलते हैं। अंतरिक्ष छिद्र खुला देखकर वे दोनों आत्मिक प्राणियों के साथ अंदर प्रवेश कर गए। ... स्पिरिट अकादमी के बाहर ताओवादी झांक देख रहा था। जब उसने अचानक प्रकट हुए अंतरिक्ष छिद्र को देखा, तो उसे स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि यह लिन चेन और उसके साथी लौट रहे हैं। इस बार कोई दुर्घटना नहीं हुई? दाओवादी झांग ने पूछा। बाय लिंग थोड़ा दोषी लग रही थी, क्योंकि वह झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी, इसलिए लिन चेन ने तुरंत कहा, सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। वाह, अच्छा हुआ। ताओवादी झांग ने भी राहत की सांस ली। अगर इन दोनों उपद्रवियों ने कोई समस्या नहीं खड़ी की होती, तो शायद सब ठीक होता। इसलिए उसने कहा, यहाँ कुछ नहीं है, तुम जाकर अपने गुरु को ढूंढ सकते हो। लिन चेन और बाय लिंग ने सिर झुकाया और फिर अपने आत्मिक जानवरों के साथ चले गए। उन्होंने दाओवादी झांग को ये कहते हुए सुना, अगली बार छोटे कीट राजा को लेकर आना, हमने उसके लिए जगह ढूंढ ली है। मेंटर हॉल में वापस आकर बाय लिंग उत्साह से दौड़कर आया और बोला, गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। लियू गु जड़ी बूटियों को छांट रहा था और बाय लिंग के व्यवहार को देखकर डांटा, अब तुम बड़ी लड़की हो गई हो, तुम्हें अपनी छवि पर ध्यान देना चाहिए। गुरुजी, आपने ऐसा पहले कभी नहीं कहा।
बाय लिंग ने कहा। लियू गू के विद्यार्थियों में बेचैनी का भाव दिखा और लिन चेन ने तुरंत बीच में कहा, गुरुजी। लियू गू ने लिन चेन की ओर देखा, सिर हिलाया, अपने पीछे खड़े आत्मिक जानवरों की ओर देखा और कहा, लगता है इस बार आपकी यात्रा सफल रही। लिन चेन ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कुछ चीजें हैं जिन पर मुझे शिक्षक की मदद चाहिए। जल्दी मत करो, लियू गू ने कहा, अपनी लंबी यात्रा के बाद एक दिन की छुट्टी ले लो, हम कल इस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, लिन चेन ने सिर हिलाया। लियू गू ने उनकी वापसी का अनुमान लगाया था और एक शानदार रात्रिभोज तैयार किया था, और भोजन समाप्त करने के बाद लिन चेन अपने छात्रावास में लौट आया। छात्रावास में वापस आने के आधे साल बाद कमरा धूल से भरा था, लेकिन लिन चेन और आत्मा जानवर अभी भी शांति महसूस कर रहे थे। यद्यपि यहाँ कोई एडवांस्ड स्पिरिट स्प्रिंग्स नहीं था, फिर भी यह उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय था। जियाओबाई और बड़े सफेद भालू ने सफाई शुरू कर दी और छोटी लोमड़ी सिक्का बैंक की ओर दौड़ी। एक व्यस्त समय के बाद अंततः उनके पास कुछ खाली समय था और लिन चेन आत्मिक जानवरों के साथ गहरी नींद में सो गया। ये पिछले 6 महीने में उनकी सबसे आरामदायक नींद थी। अगले दिन नाश्ते के बाद लिन चेन लियू गू को खोजने के लिए निकल पड़ा। इस बार लौटने के बाद अगली बात जानवरों से लड़ने वाले सम्मेलन की थी और लिन चेन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उसके पास अंतिम इनाम के लिए आवश्यक तुरुप के पत्ते हों। जब वह वहां पहुंचा तो बाय लिंग आपदा भक्षण करने वाले जानवर को उसकी वस्तु भक्षण क्षमता का प्रदर्शन करने दे रहा था और लियू गू आश्चर्यचकित था। उसने लिन चेन को देखते हुए पूछा, क्या वह जो कह रही है वह सच है? लिन चेन ने बिना कुछ छिपाए सिर हिलाया और सब कुछ विस्तार से समझाया। हालांकि उन्होंने यह बात बायलिंग के सामने नहीं कही। अंत में उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या बायलिंग में कुछ असामान्य बात है? असामान्य से तुम्हारा क्या मतलब है? लियू गू ने दोषी महसूस करते हुए अपनी आवाज ऊंची की और कहा, मुझे लगता है कि तुम बस उसकी किस्मत से ईर्ष्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन चेन ने लियू गू के अपराध को देखा लेकिन उसे उजागर नहीं किया, बस हल्का सा मुस्कुराया। लियू गू वास्तव में जानता था कि लिन चेन की कुशाग्रता के कारण वह इस मुद्दे को बहुत पहले ही समझ चुका था। हालांकि चूंकि मामला राष्ट्रीय प्रीसेप्टर से संबंधित था, इसलिए यह महत्वपूर्ण था और राष्ट्रीय मास्टर संस्थान और उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना इसे यूं ही प्रकट नहीं किया जा सकता था। लियू गू इस विषय पर आगे बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूछा, आप कल किस बारे में पूछना चाहते थे? यह इस तरह है। लिन चेन ने पहले जियाओबाई की स्थिति समझाई। ये सुनकर लियू गू को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, बर्बर रक्तरेखा की खेती करना हमेशा से कठिन रहा है, फिर भी यह फिर से सफल हो गया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, कोई चिंता नहीं, बेझिझक कोशिश करो। फिर वे आंगन में गए और लियू गू ने अपने आत्मिक जानवरों को बुलाया। लियू गू के सभी आत्मिक जानवर सहायक प्रकार के नहीं थे। उसके पास स्तर 48 का एक युद्ध प्रणाली जानवर भी था जो आसानी से जियाओबाई को दबा सकता था। लिन चेन ने जियाओबाई को निर्देश दिया और नियू थोड़ा भयभीत महसूस किया। यदि इस बार भी सफलता अनियंत्रित रही तो इस सुधार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक नियंत्रणीय T4 बारबेरिक ब्लडलाइन और एक अनियंत्रित बारबेरिक ब्लडलाइन दो पूरी तरह से अलग कौशल हैं। डॉट 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 मुंह। जियाओबाई दहाड़ा, उसके रक्त में ऊर्जा उमड़ पड़ी और जल्द ही उसका पूरा शरीर लाल रोशनी से भर गया। लाल रोशनी धीरे धीरे परिवर्तित होकर अंततः गहरे लाल रंग में बदल गई और जियाओबाई की पुतलियां भी लाल हो गईं। इस समय कुछ दूरी पर खड़े होकर लियू गू जियाओबाई की शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था। लियू गू के विचार में बर्बरीक रक्तरेखा वास्तव में जियाओबाई के लिए सबसे उपयुक्त कौशल था। जियाओबाई की क्षमता थी कि वह तुरंत ही युद्ध को सुलझा देती थी। इसके लिए अनेक कौशलों की नहीं, बल्कि अपनी विस्फोटक शक्ति को निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता थी। बर्बर रक्तरेखा ने जियाओबाई की ताकत को 10 से अधिक स्तरों तक बढ़ा दिया। जैसे जैसे जियाओबाई की बर्बर रक्तरेखा धीरे धीरे सक्रिय होती गई, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, इस बार जियाओबाई की त्वचा का रंग पूरी तरह से अलग था। लिन चेन को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। यदि इस बार भी जियाओबाई की बर्बर रक्तरेखा अनियंत्रित रही तो उसे जियाओबाई के लिए एक नई आध्यात्मिक शक्ति प्रशिक्षण योजना का मसौदा तैयार करना होगा। चिंता के क्षण में जियाओबाई ने एक मुंह की आवाज निकाली जो पूरे आंगन में गूंज उठी। लिन चेन ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और देखा कि जियाओबाई उसकी नजरों से मिल रही थी। बहुत खुश होकर लिन चेन ने जल्दी से पूछा, जियाओबाई, क्या ये बर्बर रक्तरेखा का चौथा चरण है?
जियाओबाई ने अपना सिर हिलाया और लिन चेन का चिंतित दिल आखिरकार शांत हो गया। इस सफलता के बाद जियाओबाई अभी भी बर्बर रक्तरेखा को नियंत्रित करने में कामयाब रही, जो लिन चेन की उम्मीदों से पूरी तरह से अधिक थी। इसकी पुष्टि करने के लिए लिन चेन ने 2 बार और प्रयास किया और अंततः अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। क्या और भी कुछ है? लियू गू ने भी इस बार जियाओबाई में सुधार देखा। चौथे चरण की बर्बर रक्तरेखा निश्चित रूप से इस पशु युद्ध सम्मेलन में जियाओबाई को एक प्रमुख शक्ति बना देगी। हाँ, लिन चेन ने छोटी लोमड़ी को आगे आने का इशारा किया और कहा, छोटी लोमड़ी का मामला भी है। लियू गू ने छोटी लोमड़ी की ओर देखा और लिन चेन को कहते सुना, इसका चौथा कौशल हृदय जलाने वाला अग्नि नियंत्रण है। दिल जलाने वाला अग्नि नियंत्रण। लियू गू को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब ये बात उसके दिमाग में बैठी तो वह दंग रह गया। क्या? दिल जलाने वाला अग्नि नियंत्रण? लियू गू का विकास प्रस्ताव फीनिक्स कर्म अग्नि पर एक उच्च दांव वाला जुआ। लियू गू न केवल आश्चर्यचकित थे, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि वे कुछ हद तक नियंत्रण से बाहर हो गए थे। वह कई वर्षों से स्पिरिट अकादमी में पढ़ा रहे हैं और उन्होंने अनगिनत प्रतिभाशाली स्पिरिट बीस्ट्स देखे हैं, लेकिन हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल कौशल वास्तव में दुर्लभ है। आखिरकार हृदय को जला देने वाली अग्नि नियंत्रण एक समलन कौशल है, जो एक संयुक्त कौशल को सरल बनाने के बराबर है। लियू गू ने उत्सुकता से छोटी लोमड़ी से इसे आजमाने के लिए कहा और छोटी लोमड़ी ने अपना प्रदर्शन शुरू करते हुए स्थिर खड़ी रही। गुगू। पहले सुपर फायर बॉल आया, फिर ज्वलंत तूफान आया और अंत में उसने अपनी पूंछ हिलाई, जिससे सीधे सुपर फायरबॉल और ज्वलंत तूफान का विलय होना शुरू हो गया। बूम! विस्फोट की आवाज गूंजी और उसके बाद एक छोटा मशरूम जैसा बादल ऊपर उठा। लियू गू ने यह दृश्य देखा और गहरी सांस ली। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह पूर्ण शक्ति वाला दानव अग्नि परमाणु बम नहीं था। इसलिए उन्होंने उत्साहित होकर पूछा, क्या इसका उपयोग वास्तविक लॉ मोड में किया जा सकता है? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था, गुरुजी, लिन चेन ने कहा। एक बार असली लॉ मोड में आने के बाद छोटी लोमड़ी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसे आजमाओ। लियू गू ने सुनहरी मछली जानवर को बुलाया, ये संकेत देते हुए कि छोटी लोमड़ी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी लोमड़ी ने तुरंत ही ट्रू फ्लेम मोड को सक्रिय कर दिया तथा कौशलों को संयोजित करने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि लिन चेन ने कहा, एक बार जब दोनों कौशलों ने वास्तविक ज्वाला मोड में फ्यूज होने की कोशिश की तो वे तुरंत फट गए। गोल्डन फिश बीस्ट ने समय रहते कदम उठाया, उसके पानी के बुलबुले ने छोटी लोमड़ी की पूरी तरह से रक्षा की। लियू गू ने एक क्षण विचार किया और कहा, सच्ची आग और साधारण आग अलग अलग हैं, इसके गुण अधिक अस्थिर हैं, इसलिए यदि सावधानी से न जलाया जाए तो यह आसानी से फट सकती है। ऐसा लगता है कि यह समस्या हल नहीं हो सकती। इसे हल करने का एकमात्र तरीका हृदय दहनकारी अग्नि नियंत्रण के स्तर को उन्नत करना है। यह सुनकर लिन चेन ने आह भरी, उसने भी यही सोचा। लियू गू ने आगे कहा, हालांकि इतने कम समय में इस हद तक विलय कर पाना ये दर्शाता है कि इसकी प्रतिभा उच्च स्तर की है, इसलिए भविष्य में चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर छोटी लोमड़ी बहुत खुश हुई। तभी लियू गू को कुछ याद आया और उसने बोलना जारी रखा, आपको पता होना चाहिए कि हृदय दहन अग्नि नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली पहलू कौशल का संयोजन नहीं है। लिन चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुरुजी, कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। साधारण आग और सच्ची आग के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, विलय असंभव है। मैंने यह नहीं कहा कि यह साधारण आग को असली आग के साथ मिला रहा है, लियू गू ने कहा। आपको व्हाइट स्पिरिट रेड फेदर चिकन की फीनिक्स कर्मिक अग्नि देखनी चाहिए थी। लिन चेन ने सिर हिलाया, हालांकि वह उलझन में था। लेकिन फीनिक्स कार्मिक फायर का छोटी लोमड़ी से कोई खास संबंध नहीं है ना? लियू गू ने कुछ ऐसा बताया जिसने लिन चेन को चौंका दिया। जब छोटी लोमड़ी ने अपना विकास पूरा किया तो क्या हमने यह नहीं देखा कि वास्तविक लॉ मोड के दौरान शुद्ध सुनहरी लौ से घिरी लाल लौ का स्पर्श था? हाँ, लिन चेन को याद आया। अगर मैं सही हूं तो यह फीनिक्स कार्मिक फायर होना चाहिए। फीनिक्स कर्म अग्नि। लिन चेन ने अविश्वास में कहा, गुरुजी, मजाक मत कीजिए, यह दिव्य लोमड़ी है, फीनिक्स प्रणाली नहीं। लाल पंख वाले मुर्गे के दिव्य जानवर में विकसित होने से पहले उसके लिए फीनिक्स कार्मिक अग्नि विकसित करना भी असंभव था। बस ये भाग्यशाली था और एक ही बार में फीनिक्स कार्मिक अग्नि में विकसित हो गया। लियू गू थोड़ा रुका और बोला, ज्वाला और बर्बर वंश अलग अलग हैं। भालू की तरह, चाहे वह गुणात्मक रूप से कितना भी बदल जाए, वह बर्बर वंश विकसित नहीं करेगा। बड़े सफेद भालू ने अपना नाम सुना। पहले तो वह खुश हुआ, लेकिन ये सुनकर उसने अनाड़ीपन से अपना सिर खुजलाया।
पता चला कि इसका प्रयोग एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में किया गया था। लेकिन लपटें अलग होती हैं, वे जाग सकती हैं। लियू गू ने कहा, पहले मुझे संदेह था कि इसकी आंतरिक परत फीनिक्स कार्मिक अग्नि है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। बाद में जब रेड फेदर चिकन ने फीनिक्स कार्मिक फायर को जागृत किया तो मुझे लगा कि यह काफी समान है। बोलने के बाद लियू गू ने फीनिक्स कार्मिक फायर का प्रदर्शन करने के लिए लाल पंख वाले मुर्गे को बुलाया, जबकि छोटी लोमड़ी ने सच्ची लॉमोड को सक्रिय किया। जब दोनों लपटें प्रकट हुईं, तो लिन चेन ने ध्यान से देखा और पाया कि वे वास्तव में कुछ हद तक एक जैसी थीं। गुरुजी, आपका मतलब है? लिन चेन स्वाभाविक रूप से समझ गया कि लियू गू बिना किसी कारण के यह बात नहीं उठाएगा। लियू गू मुस्कुराते हुए बैठ गए। क्या आप जुआ खेलना चाहते हैं? जुआ? लिन चेन ने सोचा कि उसने गलत सुना है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि छोटी लोमड़ी ने फीनिक्स कार्मिक अग्नि के ज्वाला बीज को पकड़ लिया है, लेकिन इसे पूर्ण फीनिक्स कार्मिक अग्नि में विकसित करना असंभव होना चाहिए। लियू गू की मुस्कुराहट बनी रही क्योंकि उन्होंने छोटी लोमड़ी को देखा और कहा, यदि अगले विकास में यह अभी भी फीनिक्स सार रक्त को अपनी मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग करता है, तो शायद। शिक्षक, आप मजाक कर रहे होंगे। ये सुनकर लिन चेन का चेहरा पीला पड़ गया। फीनिक्स एसेंस ब्लड एक पौराणिक स्तर की सामग्री है जो आसानी से नहीं मिलती। इससे पहले वह लगभग निश्चित था कि उसे जो आधा ड्रॉप मिला था वह सब बाय लिंक की बदौलत था। मैं केवल योजना का प्रस्ताव कर रहा हूं, आगे बढ़ना आप पर निर्भर करता है। लियू गू ने लुभाते हुए कहा, इसके बारे में सोचो, फीनिक्स कार्मिक अग्नि और विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला के संयुक्त कौशल का संयोजन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन चेन शर्मिंदा था। सच कहें तो उसने वास्तव में इसके बारे में सोचा था। इसके बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। केवल दो ज्वालाओं का सम्मिलन ही हृदय जलाने वाली अग्नि नियंत्रण कौशल की शक्ति को अधिकतम कर सकता है। लेकिन वह फीनिक्स एसेंस ब्लड कैसे और कहां पा सकता था? कोई बात नहीं, यदि आप इसे अगले विकास के लिए नहीं ढूंढ सकते तो उसके बाद वाले को लक्ष्य बनाए। लियू गू ने सलाह दी, यदि आप कर सकते हैं तो प्रयास करें, ये छोटी लोमड़ी के लिए एक अवसर है। लिन चेन ने सिर हिलाया और अपने दिल में इसे याद किया। डॉट डॉट डॉट। लिन चेन के खाना खाने और वापस जाने के बाद लियू गू अकेले ही डीन के प्रांगण की ओर चल पड़ा। झूटोन को पता था कि लियू गू आएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से चाय तैयार कर ली थी। लगता है बायलिंग ने इस बार कोई कदम नहीं उठाया है, झूटोन ने टिप्पणी की। नहीं, कुछ, लियू गू ने विस्तार से बताया, जिसमें बायलिंग द्वारा देखी गई सफेद धुंध के भीतर की नई दुनिया भी शामिल थी। ये सुनकर झूटोंग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, सालों पहले एक छात्र के गलती से छठे स्तर के स्पिरिट स्प्रिंग में प्रवेश करने का रिकॉर्ड था। अब ऐसा लगता है कि उस समय जो कहा गया था वह सच है।